उसे ऐसे कुछ अंक देख के सब डर जाते हैं और सब बाहर से भागने लगते हैं। किम सबको भागने के लिए कहता है। चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगता है। गोमूर्ति ऊपर से सबको देख रहा था। उसके लिए जैसे कि सब एक चींटी की समान हो, जैसे कि हम अपने नीचे चींटियों को देखते हैं। तभी एक लड़की को उसके पैरों के नीचे देखते हैं। उसके पैरों में अभी भी उस आदमी का खून लगा हुआ है। और तभी हम देखते हैं वो उस लड़की को भी कुचल देता है। उस लड़की की खून चारों तरफ बिखर जाता है। आप खुद टनल में देख सकते हो। मैं आपको ये ब्रुटलिटी बता के महसूस नहीं करवा सकता, आप बस देखो। सोंग जिनहू मिस्टर सोंग और जुई को भागते हुए मिस्टर सोंग जिनहू को कहता है, हम लोग एक साथ ग्रुप में नहीं भाग सकते, नहीं तो जल्दी मारे जाएंगे। सबको अलग अलग होना पड़ेगा। जिनहू ओके तो कहता है, पर पीछे वो जुई को बहुत ही बुरी हालत में देख के कहता है, मैं इस हालत में जुई को अकेला नहीं छोड़ सकता। किम के साथ बड़े बंदे को दिखाया जाता है, वो भी भाग रहा है। वो भागते वक्त तो उसे अपनी बीवी की बातें, अपनी फैमिली की बातें याद आ रहा है। उसकी बीवी ने उसे ये जॉब छोड़ने के लिए कही थी, पर उसने कहा था, नहीं अब तो हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमें जितना हो सके उतना मनी कमा लेना चाहिए। और वो रोते रोते मन में सोच रहा है, मैं यहाँ नहीं मिल सकता, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, उनके लिए कुछ करना है। और तभी देखते हैं वो एक जगह जाकर रुक जाता है और कहता है, शायद मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। तभी किम उसकी तरफ देख के चिल्ला के कहता है, पार्क थोड़ा सा पीछे देखो। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी मोती को, जो कि अपने तलवार से उसकी बॉडी के बीचों बीच एक स्लैश मारता है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाता है। मिस्टर बाग के मरने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवो कहता है, हम इसकी ट्रेस कैसे करी, ये तो कोई गार्ड नहीं बल्कि एक टेबल है। जिनवो कहता है, दोनों ही तरफ मौत है, पीछे हमारे जो बड़ा सा स्टैचू है, जबकि सामने वो स्टैचूज हैं जो गार्ड के तौर पर है। जैसे ही हम लोग उन स्टैचूज के करीब जाते हैं, वो हम पर अटैक करते हैं। और अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़ा स्टैचू हम पर पैर रख देगा। जिनवो उन सारे स्टैचूज की तरफ देखता है, कहता है, किसी के पास कुल्हाड़ा है, किसी के पास एरो है, किसी के पास तलवार है, और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स है। हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। साथ ही वो फिर से हैरान हो जाता है, कहता है, दीवार के साथ जो छोटे स्टैचूज है, उनमें से आधों के पास हथियार है और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों है? क्या वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम पर अटैक करने वाले हैं? साथ ही जिनवो सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही हम लोग उन गार्ड के करीब जाते हैं, वो हम पर अटैक करते हैं। इसका मतलब उनके पास हथियार है, इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो हम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, हथियार नहीं। जिनवो सारे हंटर्स से कहता है, जल्दी से भागकर उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास चले जाओ। मिस्टर सोंग भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही उसके सामने जाकर रुकते हैं, वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सोंग अपने बाकी के टीम मेंबर से भी कहते हैं, ये लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाकर खड़े हो जाओ। वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज ढूंढकर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किम भी जाकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने बैठ जाती हैं और रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो मिस्टर बाग की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अफसरदा होती है। जिन्होंने जूही का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों इकट्ठी होती है। जिन्हों भागता हुआ जिन्हों जूही को अपने साथ लेकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो कहता है, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिन्हों को जूही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहती है, आई ये बच क्यों नहीं रहा? जूही रोना शुरू कर देती है और जिन्हों से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टैचू के नीचे 2 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते? अगर हम 2 इकट्ठे खड़े होंगे तो ये नहीं बचेगा। जिन्हों को जैसे इस बात की समझ आती है, जिन्हों जूही का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। और जूही से कहता है कि यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचूज में लास्ट पर एक स्टैचू होता है। जिन्हों भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। जिन्हों को लगता है शायद उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो बड़े वाला स्टैचूज पर पैर रखता है, लेकिन जिन्हों बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिसके पास उसे लगता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिसेस सोंग चिल्लाकर उसे कहती है, तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहां से निकलो। असल में उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। जिन्हों उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचूज की तरफ जाता है, कहता है, मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। और साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, अगर वाकई में कोई गार्ड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्हों कहता है, अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कभी को तोपने वाली है। लेकिन साथ ही वो रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। वो स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जिन्हों की जान भी बच जाती है। और जो स्टैचू इस कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है, उन सारे स्टैचूज के गाना गाने के बाद उनकी दूसरी कमेंडमेंट पूरी हो जाती है और वो बोस स्टैचू वहीं पर रुक जाता है। जूही भागती हुई जिन्हों के पास आती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे जूही उसके करीब आती है, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक की वजह से जिन्हों का एक पाँव कटकर अलग हो जाता है।
जूही वहीं भागकर रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिनवो जूही से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही उसे कहती है आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मिसेस सोंग और बाकी के हंटर्स जूही के लिए परेशान होते हैं और कहती हैं क्या जब बिल्कुल ठीक है, हैरन में इस बात की खुशी है कि जिनवो भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे और हम में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बहुत ज्यादा जख्मी है। मिस्टर सोंग का हाथ कट गया है और मिस्टर जिनवो की टांग कट गई है। मिस्टर किम मिस्टर सोंग से कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सब कुछ यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से बाहर निकल दिए आपको सजा दी जाएगी। उसी वक्त वो बहुत सा चुप्पी से हिलना शुरू हो जाता है और अपनी हाथ को हिलाता है। वो अपनी हाथ का इशारा करते हुए जमीन में से तो पत्थर निकालता है। असल में वो पत्थर सैक्रिफाइस के लिए एक टेबल होता है, जिसे आउटर भी कहते हैं। सारे हंटर्स यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या, अब हमें क्या करना होगा। मिस्टर किम कहते हैं आखिर इस सब का क्या मतलब है। जिनवो उनसे कहता है जे का आउटर है, हमें जहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रखना होगा। वो लोग जिनवो से पूछते हैं अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब है। वो उन्हें बताता है पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सैक्रिफाइस पेश किए जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था, या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, या फिर कुंवारी लड़कियों की। और इस डंजन की तीसरी कमेंडमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो। जिनवो उनसे कहता है ये हमारा लास्ट स्टेप है, अगर हम लोगों ने इसे पार कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किम जल्दी से अपनी तलवार निकाल देती है और कहती है चाहे मैं कितना ही बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिसेस सोंग से कहते हैं मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही वो अपनी तलवार मिसेस सोंग के गले पर रख लेता है और कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मिस्टर बाक मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी फैमिली के लिए जहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर भी मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हम सब की जिम्मेदारी लेना होगी। अब जल्दी करो और इसको साबित करो। जिनवो मिस्टर किम से कहता है आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किम से कहते तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सोंग किम से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम सब की जिम्मेदारी लेना होगी। अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से यह सब कुछ करना चाहूंगा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि जरूर दूंगा। जिनवो चिल्लाकर उनसे कहता है लेकिन जब मिस्टर सोंग की गलती कैसे हो सकती है, हम सब लोगों ने वोट दिया था, उसी के बाद हम लोग जहाँ पर आए हैं। मिस्टर सोंग चलते हुए सीधे इस पत्थर के पास चले जाते हैं। जैसे वो उस पत्थर के पास जाकर खड़े होते हैं, उनके वहां पर जाने से एक रेड फायर चलती है। मिस्टर किम कहते हैं अब क्या होने वाला है। मिस्टर सोंग जिनवो से कहते हैं मैं जहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना होगा। जिनवो सोचना शुरू कर देता है और कहता है इसके वहां पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है, क्या इसे सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा, मुझे भी उस आग के ऊपर जाना है। 2 हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जिनवो को पकड़ लेते हैं और उसे उठाते हुए सहारा देते हैं और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। जिनवो उनसे कहता है मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस आग के ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ पर तीनों और फाइल्स जल जाती हैं। जिनवो आते ही मिस्टर सोंग से कहता है अगर हम लोग यहीं इस आग के ऊपर खड़े रहे तो क्या दूसरे लोगों में बचाने के लिए आएंगे। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, ताकि मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। साथ ही जिनवो बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जैसे ही हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के बाद उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेस का यही मकसद होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना है और उनके बॉस को मारना है, ताकि इस पोर्टल को बंद किया जा सके। जैसे ही बॉस मर जाता है पोर्टल बंद हो जाता है। जिनवो कहता है अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिनवो जूही और किम से भी कहता है तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। जिनवो उनसे कहता है यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जूही भी वहाँ पर आ जाती हैं। जैसे वो लोग आकर वहाँ आटो पर खड़ी होती है, उनके लिए भी 2 और फ्लेम्स जलती है, तो 6 फ्लेम्स हो जाती है। और फिर साथ ही एक बड़े से दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम्स भी चलती है और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम्स जलती हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, क्या इसका मतलब हम लोग जहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पर कुछ और होने वाला है। तो साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स में से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वो स्टैचूज जो कि 2 दीवारों के साथ खड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रही हैं। एक एक करके वो ब्लू फ्लेम्स बुझना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े स्टैचूज उनके करीब आना शुरू हो जाती हैं। जिनवो फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसे समझ आती है कि जितनी देर हम लोग इन स्टैचूज की तरफ देखते रहती है वो स्टैचूज खड़े रहती हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो आगे की तरफ मूव करती है।
जिनू जूही से कहता है जल्दी से अपनी आंखें खोलो, तुम आंखें बंद करती हो तुम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम उसे कहती है क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में जो हम गेम खेला करते थे जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो प्लेयर आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ इन स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। वो स्टैचूज जैसे ही उनके करीब आ रही होती है उनमें से एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए वहां से भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे वो लड़की आर्थर को छोड़ती है उसके नाम की फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की भागती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ से बाहर चली गई। मिस्टर सोंग भी कहते हैं ये कैसे हो गया, वो तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, एक बंदे के कम होने से सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ है। जिन्हें वो सोचते हुए कहता है आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है। जैसे ही हम 6 लोग इस आखिर पर खड़े हुए 6 के लिए एक ही रेड फ्लेम चली, रेड के ब्लू फ्लेम्स थी, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गई। जैसे ही घंटा दरवाजे से बाहर चली गई उसके नाम की रेड फ्लेम खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। कैसे दरवाजे का खुलना एक ट्रैप हो सकता है। सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने उसकी प्रेस की, अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए? क्या इसी तरह इसकी वफादारी साबित होगी? अगर हम गेट से बाहर गए तो शायद हम लोग बाहर जाकर मर जाएं। जिन्हों के साथ खड़ा दूसरा हंटर उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जिन्हों को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है। जिन्हों चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग जा सके तो हमारे पास इतनी आंखें नहीं बचेंगी कि हम इन सारे स्टैचूज की तरफ देख सके। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुंच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं जिन्हों एक्सप्लेन करो तुम्हारी बात का क्या मतलब है। जिन्हों उसे कहता है मेरी बात का जो मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है तब तक जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स अपने आप खत्म ना हो जाए। जैसे ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएंगी ये स्टैचू यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है जब ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरफ काम कर रही हैं। मिस्टर किम जिन्हों उसे कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन ब्लू फ्लेम्स का ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किम उसे कहते हैं वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा ई रैंक का लड़का भी हमारी इतनी से तो मदद कर सकेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरी जान बचा कर रखी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा है और मैं अपने इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी जिंदा है वो सारे तुम्हारी वजह से है। वो साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरी भी एक फैमिली है, मैं जहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं जहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किम भी आउटर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते और कहती है मुझे माफ कर देना। जिन्हों बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, रोते हुए कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारे जहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी जहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। जिन्हों अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। मिस्टर किम के वहां से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे आकर बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सोंग और हमारा हीरो जिनू है। मिस्टर सोंग दरवाजे की तरफ देखते और कहते हैं मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाजा और भी ज्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन मुझे समझ आ गई है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिनू से कहते हैं जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ, जब तक कि साउथ पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम और जूही की जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सोन जूही से कहते हैं जिन्हों की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे जमीन पर बैठी होती है और उसकी टांगें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी थी जिन्हों को हील करने में। जूही मिस्टर सोन से कहती है लेकिन मेरी टांगें काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठ कर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोन जूही से कहते हैं मुझे लगता है शायद तुमने अपनी माना की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी, इसी वजह से अब तुम्हारी टांगें काम नहीं कर रही। जिन्हों मिस्टर सोन से कहता है आप जूही को अपने साथ लें, वो जहाँ से चले जाए। वैसे मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा, आप जूही को उठा ले, वो जहाँ से बाहर चले जाए, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिराकर जिन्हों से कहती है नहीं, तुम्हारे बजाय मैं जहाँ पर रुकती हूँ। जिन्हों जूही से कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि जहाँ से बाहर जाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिन्हों अपना मैजिकल कोर से देते हुए कहता है तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग उसकी गर्दन में मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और कहती है बच्चों हमारी बातों का वक्त नहीं। वो साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेती है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सोंग से कहती है हाँ मैं जरूर रखूंगा। तो जिन्हों वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सोंग जूही को उठाकर वहां से चले जाती है। मिस्टर सोंग जूही को लेकर जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिन्हों कहता है चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि इस डेंजन के अंदर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा देनी चाहिए थी। और मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं ऑल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिन्हों उस तलवार को उठा लेता और कहता है अब जबकि मैं मरने वाला हूँ
तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ लेकर ही जाऊं। वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जिन्हों का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है। उसकी आंखें बंद हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्टैचू और भी ज्यादा करीब हो जाती है। जिन्हों अपनी तलवार उनके सामने करता है और कहता है, अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। एक ही साथ ही वो स्टैचू अपने बाले से उस पर अटैक करता है और जिन्हों के बाजू में अपना बाला दंसाते हुए उसे ऊपर उठा लेता है। उसे आकर के पत्थर पर फेंक देता है। जिन्हों बेचारा खून में लिपटा आकर के पत्थर पर लेटा होता है। वो यही कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे भी उनकी केयर करनी है। मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं जहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से इस पर अटैक करने वाला होता है। जिन्हों कहता है, काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं जहाँ पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही वो बड़ा स्टैचू इस पर अटैक करने वाला होता है, वो सारी की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती हैं और उन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के साथ ही वो सारे स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिन्हों कहता है, आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से आवाज आना शुरू होती है जो कि उस विंडो पर लिखा होता है। वहीं उसको आवाज आ रही होती है। जिन्हों कहता है, अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है, तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब तुम एक प्लेयर बन सकती हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड्स के अंदर ही तुम मर जाओगे, और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। जिन्हों कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिन्हों जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस विंडो पर लिखा जाता है, वेलकम प्लेयर। और साथ ही जिन्हों की बॉडी में से रोशनी निकलती है और वो सारे स्टैचू खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे जिन्हों की आंख खुलती है, जिन्हों एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिन्हों अपने आसपास देखता हुआ कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिन्हों उन्होंने से पूछता है, तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे कहते हैं, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हें होश आएगी। हम लोग कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिन्हों उनसे कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर्स मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वो इंस्पेक्टर्स जिन्बू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिन्हों उनसे पूछता है, जूही और मिस्टर सोंग का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक है। वो इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिस्टर सोंग का क्योंकि बाजू काट गया था, इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि वो हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाए। और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और वो ड्रामा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किम के बारे में बताने लगते हैं। जिन्हों उनसे कहता है, नहीं उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिन्हों से कहता है, उस डेंजन में जो कि डबल एयर डेंजन थी, वहाँ पास से जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डेंजन्स के अंदर मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत सारे हंटर्स मरते भी हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे बहुत सारे हंटर्स का एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुंचे, तब तुम आइकन के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे। तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वो कमरा तुम्हारे अलावा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिन्हों उनसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर्स उसे कहती है, हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचूज थे और उतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वालों ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। वो तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिन्हों उनसे कहता है, डबल अवेकनिंग का क्या मतलब है। इंस्पेक्टर जिन्हों से कहते हैं, जब एक हंटर को उसके स्टैट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है, साथ ही उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ दफा हमने ऐसा भी देखा है कि एक हंटर की दोबारा अवेकनिंग होती है, जिससे उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए, या फिर ए रैंक वाले डबल अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेकर आए होती है, जिस पर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। वो जिन्हों से कहती है, तुम्हें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और हमें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहाँ पर वाकई में इतनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे तो तुम्हारे जैसे नॉर्मल पावर वाले हंटर्स उनको हैंडल नहीं कर सकते थे। उनको हैंडल करने के लिए या तो ए रैंक के हंटर्स की जरूरत थी या फिर एस रैंक के हंटर्स की। इसीलिए हम तुम्हारी पावर लेवल को जांचना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है, तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जिसकी वजह से तुमने उन सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स को मार दिया। जिन्हों उस क्रिस्टल पे ऊपर हाथ रखता है, वो इंस्पेक्टर अपने हाथ नस मीटर को पकड़ लेता है और कहता है, देखते हैं इसके पास कितनी पावर है। लेकिन वो रीडिंग देकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो कहता है, तुम तो वाकई में एक कचरा हो। हालांकि ई रैंक के हंटर्स के अंदर भी
नॉर्मल पावर लेवल 70 होता है और तुम्हारा पावर लेवल तो सिर्फ 10 है। जिन वो इंस्पेक्टर से कहता है, क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं, कितनी पावर है मुझ में। इंस्पेक्टर उसे कहती है, हमें माफ कर दो, हमें शायद गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा शायद तुम्हें कोई डबल अवेकनिंग हुई है। साथ ही वो उसे कुछ बताए बिना वहाँ से बाहर चले जाती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिन वो कहता है, इन लोगों को तो पता था कि मैं वीकेस्ट हूँ, फिर ये लोग मेरा टच करने के लिए आए ही क्यों। वहीं पर बैठे बैठे जिनवो के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें एक मैसेज के बारे में बताया जा रहा होता है कि आपके पास एक अनरीड मैसेज है। जिनवो कहता है, क्या उन इंस्पेक्टर्स को ये विंडो नजर नहीं आई? क्या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है? उसी वक्त वो कमर में से अपना पाँव निकाल कर गया था। मेरा तो पाँव भी वापस जुड़ चुका है और मेरी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं है। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा, पता नहीं शायद वो एक सपना था या भी रियलिटी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर्स को इस विंडो के बारे में बताना चाहिए या फिर अपनी बॉडी पार्ट्स के वापस आने के बारे में? साथ ही जिनवो उस विंडो पर टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिनवो कहता है, मुझे तो लगा था शायद ये टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन भी अंदर आ जाती है और उसे कहती है, भाई जी तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे साथ पर कोई चोट तो नहीं लगी? असल में उसकी बहन को भी वो विंडो नजर नहीं आ रही होती। उसकी बहन चिल्लाती है उसके पास हो जाती है और उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा डेंजर्स में मत जाना, मैंने तुमसे कहा था कि जख्मी होकर मत आया करो, मैं बहुत तो परेशान हो जाती हूँ। बाकी सारे हंटर जख्मी होकर क्यों नहीं आते, सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे क्यों जो जख्मी होकर बाहर आते हो? अगर तुमने इस तरह जख्मी होकर बाहर आना बंद नहीं किया तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगी और मैं अभी काम करना शुरू कर दूंगी। तुम्हें हमेशा मेरी स्टडी के लिए काम करना पड़ता है। वो मैसेज वाली विंडो अभी भी उसके सामने होती है। जिन्हों अपनी बहन से कहता है, क्या तुम्हें ये चीज नजर आ रही है? जीना उसे कहती है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिन्हों उसे कहता है, अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो जो तुम्हें पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी? जीना उसे कहती है, मुझे लगता है शायद तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए। अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तुम अपने मेल बॉक्स को ओपन करो और उसको पढ़ लो। जिन्हों कहता है, ओपन द मेल बॉक्स, और उसका मैसेज ओपन हो जाता है। उसके मैसेज में लिखा होता है कि उसने डेली क्वेस्ट को पूरा करना है जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना है। जिन्हों कहता है, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? नीना उसे कहती है, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाहर उसकी दोस्त खड़ी होती है, वो उसे कहती है चलो यहाँ से चले, और वो दोनों हॉस्पिटल से चली जाती हैं। जिन्हों के पास और भी बहुत सारी विंडोज ओपन होती है जिनमें लिखा होता है कि एक प्लेयर के पास ये विंडोज ओपन होती है जो एक गाइड के तौर पर हंटर को ग्रो करने में मदद करेंगी। इससे हंटर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग होती है, अगर प्लेयर वो सब कुछ नहीं करता जो कि उसे विंडो में बताया जाता है, यानी डेली उसे जो भी मिशन दिया जाता है, अगर वो पूरा नहीं करता तो उसे पेनल्टी दी जाएगी, यानी उसे सजा मिलेगी। जिन्हों कहता है, मुझे तो इसकी जरा भी समझ नहीं आ रही, आज यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही उसे याद आता है कि डंजन के अंदर जब वो बेहोश होने वाला था तो उसके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हुई थी, तब उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। तो उसका डेली का पहला मिशन ये होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि उसके मिशन की डायरेक्शन जो उसे दी जाती है जिसमें उसे पुशअप्स करनी होती है, जिन पुशअप स्क्वाड्स, और 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होती है, और नीचे एक घड़ी होती है जहाँ बात टाइमर चल रहा होता है। जिन मुझे देखकर हंसना शुरू कर देता है, कहता है, मुझे लगता है शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, मैं तो पहले से ही हॉस्पिटल में पेशेंट की तरह हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? वो इम्बा बिस्तर पर ले जाता है, कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर उठकर देखता हूँ क्या करना है। लेकिन उसके मिशन का टाइम चल रहा होता है। जैसे ही उसके मिशन की टाइम में खत्म हो जाती है, उसकी घड़ी का रंग शुरू हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसी वक्त जिन्वो का बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। जिन्वो कहता है, आज यहाँ पर चल क्या रहा है? वही बात बिस्तर पर बैठे बैठे अब कुछ चेंज हो जाता है। वो एक हॉस्पिटल के कमरे की बजाय एक बड़े से रेगिस्तान में बैठा होता है। जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है, मैं अचानक हॉस्पिटल से एक रेगिस्तान में कैसे आ गया? उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा सैंडीबीड मॉन्स्टर निकलता है। वो साथ ही उसकी पनिशमेंट की डायरेक्शन भी उसे मैसेज बॉक्स में दिखाई जाती है। इसमें उसे कहा जाता है कि अब सजा के तौर पर तुम्हें 4 घंटे इसी डेजर्ट के अंदर रहना है और इस सैंडीबीड मॉन्स्टर से बचना है। जिन्हों उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे साथ मजाक ही हो रहा है। और वो भागता है और भागता है और उसको उससे बचाता है और आखिरकार उसकी 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, जिससे उसकी पेनल्टी खत्म हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। वो साथ ही उसकी विंडो पर लिख दिया जाता है कि तुमने पेनल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है, इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगी? जिन्हों उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग का बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो वहीं पर ले जाता है। उसी वक्त नर्स सिंगर आती है और कहती है, इसको क्या हो गया? वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत सारी रेत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों भी फर्श पर पड़ा होता है, वो जल्दी से हेल्प के लिए कहती है कि कोई जल्दी से आओ और हमारी मदद करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। दोनों चीज करी आपस में बातें कर रही होती है। एक उसे कहती है, क्या तुम्हें उस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिनवू है? मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। दूसरी नर्स उसे कहती है, हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोजाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत खराब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल आया गया था, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जल्दी रिजनरेट करती है, इसलिए वो जैसा कह रहा है उसे करनी दो, उसको एक्सरसाइज करनी दो। दूसरी नर्स उसे कहती है, क्योंकि इसे बाहर देखो, वो अभी भी रनिंग कर रहा है।
जिन्हो भागते हुए कहता है उस वाक्य को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं और मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहली बात ये कि मेरे सामने जो विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिन्हो अपनी डेली रिक्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिन्हो उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग खत्म हो जाती है, यानी भाग कर जितना भी वो थक जाता है अपनी एक्सरसाइज करके उसका सारी थकान खत्म हो जाती है। मोफेंग कहता है पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं जिनमें अजीब सी चीजें निकलती है। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी हेल्थ में, अपनी सेंस में या फिर अपने इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास स्किल्स है और इन्वेंटरी का ऑप्शन है जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीजों को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। मेरे 1-2 दिन गुजरने के बाद जिन्हों अपनी रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे कहता है मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है लेकिन तुम्हें कहाँ पर जाना है? जिन्हों उसे कहता है मुझे कुछ काम है वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिन्हों वहाँ से सीधा हैपचोंग स्टेशन पर आ जाता है। समय जब भी उसकी एक क्वेस्ट होती है जिन्हों को रिवार्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में की मिलती है। जिन्हों के हाथ में वो की होती है। जिन्हों कहता है मुझे देखना है कि ये की क्या काम करती है। जिन्हों कहता है उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कई बार बहुत ही बेकार चीजें जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलती हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें भी निकल आती है। उस की के बारे में लिखा होता है कि ये कैसी की है जिसकी मदद से तुम एक इंस्टेंट डंजन बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ हैपचोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जिन्हों कहता है पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डंजन्स अपनी आप ओपन होती है, किसी की से नहीं हो सकती, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। शायद ये सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है, जहाँ पे मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिन्हों उस की को अपने हाथ में पकड़ता कहता है अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है तो वो लोग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा क्या वाकई मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिन्हों कहता है मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, और इस की से डंजन ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हुई तो मैं वहाँ से जल्दी से भाग आऊंगा। मोफेंग हैपचोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है। मोफेंग चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम इंस्टेंट टेंशन के अंदर आ चुके हो, और साथ ही उस पोर्टल का दरवाजा सील हो जाता है। जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है इसका दरवाजा तो बंद हो गया। मैंने तो ये सोचा था अगर टेंशन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है उसके पास से गुजर जाती है। मोफेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अलग डायमेंशन में आ गया। जिन्हों कहता है इस पोर्टल का दौर एक नॉर्मल डंजन जिसमें पहले जा चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिन्हों वहीं पर बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम इस टेंशन को छोड़कर नहीं जा सकती, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। अब जिन्हों के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जिन्हों कहता है कुछ दिन पहले तक मैं एक ई रैंक का हंटर था जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था। और आज मुझे एक ऐसी डंजन में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे बॉस को हराना है, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता। कहीं मेरे साथ फिर से कोई मजाक तो नहीं हो रहा। उसी वक्त जिन्हों को अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। जिन्हों और भी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या इस टीम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा। मैं जिन्हों हिम्मत करता है और आगे उन आवाजों की तरफ चलना शुरू करता है। मोफेंग कहता है जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिन्हों कहता है सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डंजन में 20 टाइप मॉन्स्टर होंगे। और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वोल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उसे डॉज करता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील फैंग राइकन वोल्फ है। जिन्हों कहता है ई रैंक के गोब्लिन्स को भी मैं हरा नहीं सकता, ये तो फिनिक्स स्टील फैंग राइकन है, एक वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा। मोफेंग अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसकी पैर कांप रही होती है। मोफेंग कहता है मेरी तो टांग ही साथ नहीं दे रही, ये तो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रही है। ओबेरिया फिर से आगे बढ़ता है और जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों उसे डॉज करते हुए कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं जहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। वो पीछे हटने के बाद फिर से इस पर अटैक करता है। जिन्हों पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उसको डॉज करता है। जिन्हों कहता है मुझे लगता है शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से
मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गई है। अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट है। जिन्हों उसके ऊपर से जब मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मार सकता। और साथ ही वो पंच मारता है उस भेड़िए के मुंह पर, जिससे वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिन्हों वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई, कहीं इस वजह से तो नहीं, मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो स्टीव फैंग राइकन फिर से खड़ा होता है। जिन्हों कहता है, मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसको हराने के लिए काफी नहीं। लेकिन जिन्हों पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से वो पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन उस बेरी पर कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हों कहता है, चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिन्हों को जब लगता है कि वो उसको नहीं हरा पाएगा, जिन्हों कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं जहाँ से बाहर निकल सकता। मेरिया उस पर अटैक करता है, जिन्हों के कंधे पर अपना पंजा मारता है। जिन्हों कहता है, मेरे पास वो कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ, काश मेरे पास कोई वेपन होता। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। वो जल्दी से अपनी विंडो में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी होती है। जिन्हों उस तलवार को वहां से बाहर निकाल लेता और कहता है, मुझे नहीं पता कि यह तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। वो साथ ही वो उस तलवार को निकालते हुए उस वोल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसे सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। उसे एक वोल्फ के मरते ही उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा जाता है कि तुमने एक राइकन को मार दिया, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिन्हों कहता है, मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है, हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गेम की इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वोल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिन्हों कहता है, अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहली बार स्लैश जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में दंस गई थी। जिन्हों जल्दी से तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता। वो दोनों राइकन वुल्फ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों अपना पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है। रायकार उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वो उसको पीछे की तरफ घुमाता है। दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है, जबकि दूसरा वुल्फ उसकी तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जिन्हों कहता है, इसको ऐसे ही तो स्टीव फैंग नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिन्हों कहता है, लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता। और साथ ही वो उसके पेट में घुटना मारता है और अपनी तलवार को आजाद करवाते हुए उसे सेंटर से काट देता है। वो दूसरा राइकन भी मार जाता है और उसी वक्त वहां पर एक और वुल्फ आ जाता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है कहता है, उस डंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिन्हों उस वुल्फ को घूर कर देखता है, वो वुल्फ पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी वक्त जिन्हों के स्टैट वाली विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। जिन्हों का लेवल 2 हो जाता है। साथ ही उसे तो स्पेशल स्किल्स भी मिलती है, जिसमें एक स्प्रिंट है, यानी वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरा मस्कुलैरिटी, अपने मसल्स को बढ़ा सकता है। जिन्हों अपनी स्टैट विंडो की तरफ देखता है कहता है, जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स 1 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना जी मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिन्हों कहता है, अपनी एबिलिटीज पर पॉइंट बढ़ाने से पता नहीं मुझे कितना फायदा होता है। इन सारी में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ की समझ आती है। मैंने इसको 20 पॉइंट्स पर रखा है, लेकिन मुझे इसका महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि जैसे मेरा लेवल अप होगा, मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर ही ज्यादा बढ़ेगी। जिन्हों कहता है, तो इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। जिन्हों अपने ही मारे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है कहता है, मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली? क्या जो बाकी डंजन्स के मुकाबले में कोई अलग डंजन है, या फिर ये वाले मॉन्स्टर्स अपने पीछे खोल नहीं छोड़कर जाती? वहीं पर जिन्हों को एक राइकन फैंग मिलता है जो कि स्टीव फैंग होता है। जिन्हों कहता है, ये वाले मॉन्स्टर स्पेशल मैजिकल कोर तो नहीं छोड़कर जा रही, लेकिन इस तरह की आइटम छोड़कर जा रही है। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीजों को रख सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर खरीदने और बेचने का ऑप्शन होता है। जिन्हों खरीदने के ऑप्शन को क्लिक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल लो होता है। इसलिए उसे कहा जाता है, तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। फिर वो बेचने के ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में 20 कोर दी जाती है। जिन्हों कहता है, पता नहीं 20 कोर कितनी होती है, मुझे इस करेंसी का नहीं पता, मुझे लगता है शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिन्हों कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस डंजन को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं बॉस को नहीं मारता।
लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा। और अगर बॉस ई रैंक का भी हुआ फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। नहीं मुझे पता है कि रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, वो पहले वाला वो जो कि चला गया था, वो अपने साथ और भी बहुत सारे बोट्स को लेकर आता है। वो बहुत सारे बोट्स इकट्ठे हो जाती है।